जरा सोचिए, एक नया बहुत ही चमकता हुआ रेस्टोरेंट खुला है और इसके बाहर एक बहुत लंबी लाइन लगी है। बिल्कुल। अंदर खाना एकदम साधारण है और कीमतें मतलब आसमान छू रही हैं। फिर भी लाइन हर मिनट लंबी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि इतनी भीड़ है तो कुछ अच्छा ही होगा। हाँ बिल्कुल, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां भीड़ है। शेयर बाजार की दुनिया में इस पूरी स्थिति को एक नाम दिया गया है, आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सही कहा। हर कोई तेजी से पैसा बनाना चाहता है, लेकिन असली मेरा मतलब है लंबी अवधि के वेल्थ क्रिएशन की सच्चाई अक्सर इस शोर में दब जाती है। एकदम सही बात है। बाजार में जानकारी और शोर का एक सैलाब है। इंसान का दिमाग प्राकृतिक रूप से ऐसे रास्तों की तरफ भागता है जहां जल्दी पैसा बने। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो रास्ते सबसे ज्यादा आकर्षक लगते हैं वो अक्सर निवेशकों को सबसे गहरी खाई में ले जाते हैं। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें इस शोर को काटना है और लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन के असली रहस्यों को डिकोड करना है। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही शानदार सोर्सेज हैं। हम बात करेंगे मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर्स किताब के अहम हिस्सों की और उसके सह लेखक सौरभ बसरार के इंटरव्यू की। वो एक बहुत ही बेहतरीन किताब है ना? साथ ही हमारे पास IJMRST का एक बहुत ही दिलचस्प एकेडमिक पेपर है जो नौजवान निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड्स को समझाता है, और संजय कथुरिया का एक वायरल रेडिट पोस्ट है जो आईपीओ की हकीकत बताता है। मुझे लगता है शुरुआत संजय कथुरिया के उसी रेडिट पोस्ट से करना सबसे सही रहेगा, क्योंकि ये सीधे उस रेस्टोरेंट की लाइन वाले मनोविज्ञान पे चोट करता है। सही कहा। निवेशकों का एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी शेयर बाजार की यात्रा आईपीओ से ही शुरू करता है। उन्हें लगता है कि ये कोई लॉटरी का टिकट है। लेकिन यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि संजय का पोस्ट एक गहरी सच्चाई बताता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब वैल्यू नहीं होता। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत हूँ, या कहूँ कि एक आम निवेशक की तरह सोचना चाह रही हूँ। बताइए। अगर कोई आईपीओ 50 गुना या 100 गुना ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, यानी एक शेयर को खरीदने के लिए 100 लोग लाइन में खड़े हैं, तो इसका मतलब ये होना चाहिए ना कि वो कंपनी बहुत ही शानदार है। यही तो वो भ्रम है जिसे तोड़ना जरूरी है। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन कंपनी की असली वैल्यू नहीं बताता। ये सिर्फ बाजार में मौजूद एक्स्ट्रा लिक्विडिटी और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट को दिखाता है। अच्छा। इसके पीछे का गणित समझिए। जब कंपनी और उसके मर्चेंट बैंकर्स देखते हैं कि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वे अपने शेयर्स की कीमत प्राइस बैंड के सबसे ऊपरी हिस्से पर तय करते हैं। टॉप एंड पर। हाँ, मतलब उन्होंने भविष्य के 5 साल के संभावित मुनाफे को आज ही की कीमत में जोड़ लिया है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो मुनाफा निवेशक को भविष्य में मिलना चाहिए था, वो कंपनी के प्रमोटर्स ने पहले ही अपनी जेब में डाल लिया है। एकदम सही पकड़े आप। और यहीं पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि अगर कंपनी के भविष्य के अनुमानों में थोड़ी भी चूक हो जाए तो क्या शेयर की कीमत उसे बर्दाश्त कर पाएगी? जब कीमत पहले से ही आसमान पर हो तो एक छोटी सी बुरी खबर भी शेयर को ताश के पत्तों की तरह गिरा देती है। बाप रे। और इसमें एक बहुत बड़ा खेल एंकर इन्वेस्टर्स का भी होता है। हाँ, ये एंकर इन्वेस्टर्स वाला हिस्सा मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है। अक्सर खबरों में आता है कि फलां बड़े विदेशी फंड ने आईपीओ में पैसा लगा दिया है, और ये सुनकर रिटेल निवेशकों का भरोसा मतलब डबल हो जाता है। लेकिन इसमें कैच क्या है? कैच ये है कि इन बड़े एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉक इन पीरियड होता है जो अक्सर 30 दिन या 90 दिन का होता है। मतलब वो बेच नहीं सकते? हाँ, वो इस अवधि तक अपने शेयर्स बेच नहीं सकते। आम निवेशकों को लगता है कि बड़े खिलाड़ियों ने भरोसा दिखाया है, लेकिन जैसे ही वो लॉक इन पीरियड खत्म होता है, वो बेच देते हैं। बिल्कुल। वे अपना मुनाफा वसूलने के लिए अचानक भारी मात्रा में शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं। बाजार में अचानक सप्लाई बढ़ जाती है और कीमत धड़ाम से नीचे आ जाती है। ओह। डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आईपीओ के असली रिटर्न्स लिस्टिंग के दिन नहीं, बल्कि 6 से 12 महीने बाद तय होते हैं, जब ये सारी धूल बैठ जाती है। लेकिन अगर आईपीओ का ढांचा इतना ही रिटेल निवेशकों के खिलाफ है, तो लोग आरएचपी, मेरा मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जैसी जरूरी चीजों को पढ़े बिना ही लाखों रुपए क्यों फंसा देते हैं? आरएचपी तो वो दस्तावेज है जहां कंपनी खुद चीख चीख कर बताती है कि उसके बिजनेस में क्या जोखिम है। पन्नों का एक भारी भरकम कानूनी दस्तावेज होता है। हाँ, वो तो है। और ज्यादातर लोग मेहनत नहीं करना चाहते। हाँ। आरएचपी में साफ लिखा होता है कि कंपनी किन मुकदमों का सामना कर रही है, उन पर कितना कर्ज है और वे आईपीओ से मिले पैसे का करेंगे क्या। लेकिन लोग सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी देखते हैं। और अगर किसी को अलॉटमेंट मिल भी जाए तो क्या होता है,
15,000 रुपए के निवेश पर अगर 20% का लिस्टिंग गेन मिल भी गया तो वो 3,000 रुपए का मुनाफा होता है। हाँ, 3,000 से कोई करोड़पति तो बनता नहीं। वही तो, एक बार 3,000 रुपए कमा लेने से किसी का वेल्थ क्रिएशन नहीं होता। असली पैसा तो उस कंपनी में बनता है जो दशक दर दशक अपने मुनाफे को कंपाउंड करती रहे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर आईपीओ रातों रात अमीर बनने का एक ऐसा झूठा सपना है जो गणित के हिसाब से टिकाऊ नहीं है, तो एक आम इंसान के लिए वो बोरिंग लेकिन बुलेट प्रूफ रास्ता कौन सा है? ये सवाल हमें IJMRS-ET के उस एकेडमिक पेपर की तरफ ले जाता है जो 18 से 35 साल के नौजवान निवेशकों पर आधारित है। हाँ, वो पेपर बहुत शानदार है। इस पेपर में स्पष्ट रूप से म्यूचुअल फंड्स और कंपाउंडिंग की ताकत पर जोर दिया गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। और आइंस्टीन ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि कंपाउंडिंग का गणित लीनियर नहीं होता बल्कि एक्सपोनेंशियल होता है। मतलब आपके मूल निवेश पर जो रिटर्न मिलता है, अगले साल उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। शुरुआत के कुछ सालों में ये बहुत धीमा लगता है, लेकिन 10 या 15 साल बाद ये एक स्नोबॉल की तरह विशाल हो जाता है। समझ गई। और इस अजूबे का फायदा उठाने का सबसे बेहतरीन टूल है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लोग अक्सर SIP को एक पेड़ लगाने और उसे रोज पानी देने जैसा कहते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये एनालॉजी मुझे बहुत ही घिसी पीटी लगती है। तो आप कैसे समझाएंगी? इसे ये समझ नहीं आता कि बाजार गिरने पर SIP काम कैसे करती है। जैसे IPO एक जुए की तरह है, SIP कुछ अलग है। पेपर में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का जिक्र है। अगर मैं इसे एक अलग उदाहरण से समझाऊं, हाँ बताइए। तो मान लीजिए कि घर के बजट में हर महीने टमाटर खरीदने के लिए 500 रुपए तय हैं। जब टमाटर महंगे होते हैं, मान लीजिए 100 रुपए किलो, तो उस बजट में सिर्फ 5 किलो टमाटर आते हैं। ठीक है। लेकिन जब बाजार गिरता है और टमाटर 20 रुपए किलो हो जाते हैं, तो उसी 500 रुपए के तय बजट में ऑटोमेटिकली 25 किलो टमाटर आ जाते हैं। अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार और सटीक उदाहरण है। ठीक इसी तरह रुपी कॉस्ट एवरेजिंग काम करती है ना? जब शेयर बाजार क्रैश होता है तो एक आम निवेशक घबरा जाता है, लेकिन SIP के जरिए उसी तय रकम में निवेशक को म्यूचुअल फंड की बहुत ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। ज्यादा यूनिट्स सस्ते में? बिल्कुल। लंबी अवधि में जब बाजार वापस ऊपर जाता है तो प्रति यूनिट की औसत लागत बहुत कम हो चुकी होती है और मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफिकेशन का जो फायदा देते हैं वो कोई अकेला व्यक्ति आसानी से नहीं कर सकता। सही बात है। पेपर में अलग अलग तरह के फंड्स को भी बहुत अच्छे से समझाया गया है, जैसे इक्विटी फंड्स जिनमें सारा पैसा स्टॉक्स में जाता है। हाँ, जिनमें रिस्क सबसे ज्यादा है, लेकिन लंबी अवधि का रिटर्न भी वही है। बिल्कुल। फिर हाइब्रिड फंड्स हैं जो इक्विटी और डेट दोनों में पैसा लगाते हैं ताकि बाजार गिरने पर एक कुशन मिल सके। बिल्कुल। और पेपर में कुछ हैरान करने वाले आंकड़े भी हैं, जैसे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का 1 साल का रिटर्न 19.07% और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का 31.65%। ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। हाँ, जब हम इन आंकड़ों की तुलना उस IPO के वन टाइम 3,000 रुपए के मुनाफे से करते हैं तो समझ आता है कि लगातार 20-30% की गति से पैसा बढ़ने का असली मतलब क्या है। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर टैक्स का भी है जो अक्सर रिटर्न्स को खा जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में एक टैक्स एफिशिएंसी होती है। इक्विटी फंड्स को अगर 1 साल से ज्यादा रखा जाए तो उस पे सिर्फ 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है और डेट फंड्स के मामले में इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स लगता है। रुकिए, ये इंडेक्सेशन क्या है? एक नए निवेशक के लिए ये शब्द बहुत भारी हो सकता है। इसे ऐसे समझिए कि सरकार ये मानती है कि हर साल महंगाई बढ़ रही है। इंडेक्सेशन का मतलब है कि सरकार महंगाई दर के हिसाब से आपके खरीद मूल्य को आज की तारीख में एडजस्ट कर देती है। अच्छा, मतलब प्राइस को बढ़ा देती है कागजों पर। हाँ, मान लीजिए 10 साल पहले कुछ खरीदा था तो कागजों पर उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है ताकि आपका कागजी मुनाफा कम दिखे। हो, समझ गई। इससे फायदा ये होता है कि निवेशक को सिर्फ अपने असली मुनाफे पर टैक्स देना पड़ता है, उस मुनाफे पर नहीं जो सिर्फ महंगाई की वजह से बढ़ा हुआ दिख रहा है। क्या बात है, ये सच में निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्टिव फंड मैनेजर्स को फीस नहीं देना चाहते क्योंकि उनका मानना है कि कोई भी बाजार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो उन लोगों के लिए इंडेक्स फंड्स सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। ये एक शुद्ध सेट इट एंड फॉरगेट इट रणनीति है, जैसे निफ्टी 50। बिल्कुल।
एक इंडेक्स फंड जैसे कि निफ्टी 50 सिर्फ भारत की टॉप 50 कंपनियों के प्रदर्शन की नकल करता है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, इसलिए इसकी फीस ना के बराबर होती है। और ऐतिहासिक डेटा ये साबित कर चुका है कि लंबी अवधि में ज्यादातर बड़े बड़े एक्टिव फंड मैनेजर्स भी इंडेक्स को पछाड़ नहीं पाते हैं। तो ये बात तो साफ हो गई कि SIP और म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही सुरक्षित और स्मार्ट शुरुआत है। लेकिन चलिए अब खेल के उस स्तर पर चलते हैं जहां कुछ लोग खुद अपनी रिसर्च करके स्टॉक्स चुनना चाहते हैं। हाँ, ये एक अलग ही दुनिया है। यहाँ हमारी चर्चा जुड़ती है मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर्स किताब और सौरभ बसरार के विचारों से। इस किताब को लिखने में पूरे 3 साल लगे, क्योंकि उन्होंने भारत के सबसे सफल निवेशकों के दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश की। इस किताब की एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी सीख है स्टार्टिंग स्मॉल, यानी बहुत छोटी रकम से शुरुआत करना। लोग अक्सर इसे कम आंकते हैं। हाँ, सबको लगता है कि सीधा लाखों लगाने चाहिए। लेकिन छोटे निवेश का एक मैकेनिकल फायदा है। जब कोई निवेशक छोटी रकम के साथ गलतियां करता है तो उसकी कुल पूंजी पर कोई खास असर नहीं पड़ता। लेकिन उस गलती से जो हाउ और वाई की समझ विकसित होती है वो तब काम आती है जब भविष्य में बड़ा पैसा निवेश करना हो। इस किताब में मशहूर निवेशक रमेश दमानी का एक इंटरव्यू है और उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई। कौन सी? उनका कहना है कि शेयर बाजार में सफल होने के लिए 110 से 120 का IQ काफी है। मतलब कोई बहुत बड़ा गणितज्ञ या जीनियस होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो चीजें सच में चाहिए वो है ईमानदारी, स्वतंत्र सोच और सबसे बढ़कर मेरा मतलब है सबसे बढ़कर धैर्य। पेशेंस सबसे जरूरी है। लेकिन सिर्फ धैर्य से तो काम नहीं चलेगा ना। स्टॉक्स चुनने के लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए। किताब में QGLP फ्रेमवर्क का जिक्र है। ये असल में काम कैसे करता है? QGLP असल में रामदेव अग्रवाल द्वारा लोकप्रिय बनाया गया एक फ्रेमवर्क है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। हाँ, बताइए। Q यानी क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब सिर्फ अच्छा ऑफिस होना नहीं है, इसका मतलब है प्राइसिंग पावर। अगर बाजार में महंगाई आती है तो क्या वो कंपनी अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा सकती है बिना अपने ग्राहकों को खोए? जैसे कुछ बड़े ब्रांड्स करते हैं। बिल्कुल। अगर हाँ, तो वो क्वालिटी बिजनेस है और उसका मैनेजमेंट बेहतरीन कैपिटल एलोकेशन जानता है। फिर आता है G यानी ग्रोथ। क्या कंपनी का मुनाफा अगले 5 सालों तक बढ़ सकता है? ठीक है। और L? L का मतलब है लॉन्जेविटी, यानी लंबी उम्र। क्या 15 साल बाद भी उस प्रोडक्ट की जरूरत दुनिया को होगी या कोई नई तकनीक उसे खत्म कर देगी? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और सबसे अंत में P यानी प्राइस। कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अगर उसकी कीमत आज बहुत ज्यादा है तो वो एक बुरा निवेश बन सकती है। ये बहुत ही शानदार है। और इसी से मिलता जुलता एक और सिद्धांत है विजय केडिया का स्माइल प्रिंसिपल। हाँ, स्माइल, SMILE। स्मॉल इन साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस, लार्ज इन एस्पिरेशन और एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल। बिल्कुल। यानी कंपनी का मार्केट कैप छोटा हो, मैनेजमेंट के पास कम से कम एक बुरे दौर का अनुभव हो, उनके सपने बड़े हों और एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल हो। मतलब वे किसी बहुत छोटे से शहर तक सीमित ना हो, बल्कि उनका प्रोडक्ट पूरे भारत की किसी बड़ी समस्या को हल कर रहा हो। बहुत सही। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? हर जगह, हर किताब में हमें यही सिखाया जाता है कि एक बार कोई अच्छा शेयर खरीदो और उसे जिंदगी भर के लिए होल्ड करो। बाय एंड होल्ड तो जैसे निवेश का सबसे पवित्र मंत्र बन गया है। हाँ, लोग यही मानते हैं। तो क्या बस इंडेक्स या स्टॉक खरीदकर सो जाना चाहिए? यहीं पर सौरभ बसरार ने एक बहुत ही जरूरी भ्रम को तोड़ा है। उन्होंने 1935 में लिखी गई एक क्लासिक किताब बैटल फॉर इन्वेस्टमेंट सर्वाइवल का हवाला दिया। लोग अक्सर एक गलती करते हैं, वे मैक्रो ग्रोथ और माइक्रो ग्रोथ को एक ही समझ लेते हैं। मतलब देश की ग्रोथ और कंपनी की ग्रोथ को। हाँ, लोगों को लगता है कि अगर भारत अगले 20 साल तक तेजी से आगे बढ़ेगा तो उनका खरीदा हुआ हर शेयर भी आगे बढ़ेगा। लेकिन यह सच नहीं है। अच्छा। एक लहर जब आती है तो वो उन नावों को भी डुबा देती है जिनमें छेद होते हैं। मतलब सिर्फ इसलिए किसी शेयर को पकड़े रखना क्योंकि देश ग्रो कर रहा है, एक खतरनाक रणनीति है। बिल्कुल खतरनाक है। अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स यानी उसका बिजनेस मॉडल या मैनेजमेंट खराब हो चुका है तो उसे लंबे समय तक होल्ड करना सबसे बड़ी वित्तीय आत्महत्या हो सकती है। बाय एंड होल्ड सिर्फ तभी काम करता है जब बिजनेस लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो। और ये बात हमें निवेश के उस हिस्से पर ले आती है जिसके बारे में सबसे कम बात होती है, बेचने की कला या द आर्ट ऑफ सेलिंग। हाँ, ये सबसे मुश्किल काम है। खरीदना तो बहुत आसान है, हर टीवी चैनल और टेलीग्राम ग्रुप खरीदने की सलाह दे रहा है। बेचना असल में, अगर मैं एनालॉजी दूं, तो एक डूबते हुए जहाज से लाइफ बोट लेने जैसा है। बहुत गहरी बात है।
लोग लाइफ बोट में बैठने से इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि जहाज पर अभी भी पार्टी चल रही है और बुफे में अच्छा खाना मिल रहा है। वे ये भूल जाते हैं कि जहाज के नीचे एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है। ये लाइफ बोट वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। महान निवेशक गोविंद पारेख का एक बहुत ही साफ नियम है, जब बाजार में चारों तरफ घबराहट और पैनिक हो तब खरीदो, और जब बाजार में सबसे ज्यादा खुशी, यूफोरिया और उत्साह हो, जब हर कोई शेयर बाजार की बात कर रहा हो, तब बेच दो। लेकिन ये सुनने में जितना आसान है, मनोवैज्ञानिक रूप से उतना ही मुश्किल है ना? हाँ, क्योंकि जब हर दिन पोर्टफोलियो हरा दिख रहा हो, तब बेचना किसी को अच्छा नहीं लगता। केनेथ एनरेड का भी एक सख्त नियम है। क्या नियम है? उनका कहना है कि अपसाइड पकड़ने से ज्यादा अपने डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान दो। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है कि बुल मार्केट के लीडर्स बेयर मार्केट में पूरी तरह कुचल दिए जाते हैं? इसे पीई रेशियो या प्राइस टू अर्निंग के गणित से समझिए। मान लीजिए कंपनी का पीई 100 है। इसका मतलब है कि निवेशक उस कंपनी के 1 रुपए के मुनाफे के लिए 100 रुपए देने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी। बिल्कुल। लेकिन जब बाजार का चक्र घूमता है और वो ग्रोथ आनी बंद हो जाती है, तो बाजार अचानक पैनिक करता है। वो पीई 100 से गिरकर सीधा 20 पर आ जाता है। बाप रे! इसका मतलब है कि कंपनी का मुनाफा भले ही स्थिर रहे, लेकिन शेयर की कीमत 80% तक साफ हो जाती है। 80% की गिरावट, ये तो किसी को भी बर्बाद कर सकती है। सौरभ बसारा ने बेचने के इस मनोविज्ञान को एक और नजरिया दिया है। हाँ, उनका मानना है कि जब कोई कंपनी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी उस कंपनी के असल कैश कमाने की क्षमता, उससे बहुत आगे निकल जाए और कीमत हवा में उड़ने लगे, तो उसे बेच देना चाहिए। सही बात है। इसे ऐसे देखना चाहिए जैसे पूंजी बचाने के लिए इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा गया हो। अगर आपके बेचने के बाद भी शेयर 20% और ऊपर चला जाता है, तो पछताना नहीं चाहिए। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है, क्योंकि निवेश में सबसे बड़ा दुश्मन है पछतावा या रिग्रेट। काश मैंने ऐसा किया होता। हाँ, अगर शेयर गिरता है तो निवेशक पछताता है कि उसने पहले क्यों नहीं बेचा। अगर बेचने के बाद शेयर की कीमत बढ़ जाती है तो वो पछताता है कि उसने इतनी जल्दी क्यों बेच दिया। ये तो एक ट्रैप है। बिल्कुल। इस रिग्रेट के जाल से बाहर निकलना वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पारेटो सिद्धांत या 80-20 का नियम लागू होता है। वो कैसे? आपके पोर्टफोलियो के 20% सही फैसले ही आपके 80% रिटर्न्स तय करते हैं। इसलिए हर रोज की उठापटक के शोर को नजरअंदाज करना और कभी भी निवेश के लिए लेवरेज यानी उधार का इस्तेमाल ना करना, ये ऐसे नियम हैं जिन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव को समेटे तो निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है। धन निर्माण कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अनुशासन और हाइप वर्सेस वैल्यू के बीच का फर्क समझने की कला है। ओवर सब्सक्राइब्ड हुए आईपीओ के महंगे रेस्टोरेंट से बाहर निकलना, एसआईपी के जरिए रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठाना और क्यूजीएलपी या स्माइल जैसे फ्रेमवर्क्स के जरिए अच्छे बिजनेस को पहचानकर धैर्य के साथ टिके रहना, यही असली सफलता है। और इसके साथ ही ये भी याद रखना कि कब लालच में नहीं पड़ना है। अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए सही समय पर लाइफ बोट में बैठना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार जो इन सभी सोर्सेस को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आ रहा था। बताइए। आज हमारे पास 30 साल पहले के मुकाबले जानकारी का एक बहुत बड़ा समंदर है। लेकिन जरा भविष्य की तरफ सोचिए। जब आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो हर एक निवेशक को एक ही मिलीसेकंड में किसी भी कंपनी का बिल्कुल सटीक फंडामेंटल एनालिसिस और इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल कर दे देगा, जो कि बहुत जल्द होने वाला है। हाँ, तब इस बाजार में इंफॉर्मेशन का एडवांटेज तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो क्या उस दौर में जब सबके पास एक जैसी जानकारी होगी, बाजार में पैसा कमाने का इकलौता बचा हुआ हथियार सिर्फ इंसान का अपना धैर्य और उसकी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ही रह जाएगा? इस बारे में